Hello children, welcome to my channel. So in this video today I am going to discuss the topic medicinal uses of microorganisms. तो आज इस टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे अपने इस थर्ड लेक्चर में मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस पूरे चैप्टर को मैं 9 to 10 लेक्चर्स में कंप्लीट करूँगी। तो आज ये थर्ड लेक्चर है हमारा मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इससे पहले जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड वीडियो था उसमें मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंट्रोडक्शन बताया था और सेकेंड जो हमारा लेक्चर था वो था वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। इसमें हमने डिस्कस किया था और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड और फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा हम लोग ने। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिनल यूज़ क्या है। ठीक है, अभी तक हम लोग ने ब्रेड, कर्ड, इन सब चीज़ों में, अल्कोहल, इन सब चीज़ों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस हद तक हमारी हेल्प कर रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मेडिसिनल के यूज़ में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। So, whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules और injections such as penicillin. अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि अब जब हम बीमार पड़ते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें टैबलेट्स देते हैं, हमें कैप्सूल्स देते हैं या इंजेक्शंस देते हैं। ठीक है, तो वो किसके हो सकते हैं? वो पेंसिलिन के भी हो सकते हैं। पेंसिलिन क्या था? हम लोगों ने पढ़ा था, पेंसिलिन इज़ अ फंजाई। ठीक है, तो उसके हम जो है डॉक्टर हमें इंजेक्शन देते हैं या कैप्सूल देते हैं या टैबलेट्स देंगे। ठीक है, द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इस मेडिसिन का जो सोर्स है वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। क्यों है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? क्योंकि पेंसिलिन है और पेंसिलिन क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसलिए जो इस मेडिसिन का जो सोर्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। These medicines kill or stop the growth of disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. अब क्या होता है? अब ये जो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं ये क्या करते हैं? जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यानी कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसकी वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डोज दिया जाता है जिसको कि हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? जो हमारा डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो या तो मर जाएगा या फिर उसकी जो ग्रोथ है वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगी, यानी कि ये हमें आगे डिजीज़ कॉज नहीं करेगा और पेशेंट जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। गॉट इट? These days, a number of antibiotics are being produced from the bacteria and fungi, such as streptomycin, tetracycline, and erythromycin are some of the commonly known antibiotics. तो अब आजकल के टाइम में जो है क्या हो रहा है? कुछ ऐसे बैक्टीरिया और फंजाई हैं जो कि एंटीबायोटिक्स की तरह वो यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब इन सब के नेम आपको याद होने चाहिए, एकदम थॉरोली लर्न होने चाहिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरेथ्रोमाइसिन। ठीक है, Mycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. Commonly used antibiotics हैं जो कि कहाँ से पाए जाते हैं? fungi and bacteria से। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure variety of diseases. अब fungi और bacteria का क्या किया जाता है? इनका manufacture किया जाता है। The antibiotics, इनके ज़रिए जो एंटीबायोटिक्स बनती हैं इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। कैसे? यानी कि ये जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको स्पेसिफिक तरीके से इनको ग्रो किया जाता है। ठीक है, लेबोरेटरी में इसको ग्रो करते हैं और जो कि बहुत डिजीज़ेस को क्योर करने में काम आते हैं। ठीक है, अब हम लोग पीछे जाएंगे ज़रा सा। अब हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट और देखेंगे जो कि ऑरेंज कलर उसमें बॉक्स में दिया हुआ है कि पेंसिलिन का किन्होंने ये डिस्कवर किया था पेंसिलिन, तो ये भी आप लोग को नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया। तो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कोई वर्क कर रहे थे बैक्टीरिया
डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया पे ये वर्क कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। अब क्या एक कल्चर प्लेट में उनको क्या मिला, एक कोई लिटिल ग्रीन मोल्ड, उनको स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड के स्पोर्स दिखाई दिए। He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria। तो उन्होंने क्या देखा, जहाँ जहाँ पे वो मोल्ड पाई गई है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक यहाँ पे बताती हूँ, ये एक कल्चर प्लेट है, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा ये कल्चर, एक अपना इन्होंने डिजीज़ का ये कल्चर ग्रो किया, ठीक है। अब इसी में क्या हुआ, अब इसी में इनको एक ग्रीन कलर का, यहाँ पे मैंने ब्लैक शो किया, एक कुछ स्पोर्स दिखाई दिए, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक कलर का इनको क्या हुआ, स्पोर्स दिखाई दिए, ठीक है। ब्लैक, ये सॉरी, मतलब मैं ब्लैक से कर रही हूँ ना, तो वो मुंह से ब्लैक ही निकल रहा है। ग्रीन कलर का इनको यहाँ पे ऐसे स्पोर्स दिखाई दिए इसी कल्चर में, ठीक है, ऐसे स्पोर्स दिख गए। अब उन्होंने क्या देखा, इस स्पोर्स के आसपास ये जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है स्पोर्स के आसपास, वो डेड हो गई है। ये जो ग्रोथ है ना, वो डेड हो गई है, बैक्टीरिया की ग्रोथ डेड हो गई है स्पोर्स के आसपास, यानी कि यहाँ पे कम हो गया है बैक्टीरिया, और ये जो हमारा ये वाला जो स्पोर्स है ये बढ़ते जा रहा है, इसके आसपास जो है वो बैक्टीरिया डेड होते जा रहा है, वो ख़त्म होते जा रहा है बैक्टीरिया। तब इनको लगा कि ये तो कुछ काम की चीज़ है, ये कुछ काम का है, तो फिर इन्होंने इस पर रिसर्च किया, ठीक है। तब इससे पता चला कि ये पेंसिलिन है, और जो है इसकी वजह से जो है ये जो बैक्टीरिया है ये डेड हो रहा है, यानी कि ये ठीक हो सकता है। तो इनफैक्ट इट ऑल्सो किल मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेंसिलियम वॉज प्रिपेयर। तो इस तरह से उन्होंने इस पेंसिलिन को लिया, यानी कि इसका एक छोटा सा पॉइंट पार्ट लिया, और दूसरे कल्चर डिस्क में उन्होंने इसके पॉइंट, इसमें मीडियम डाला, क्योंकि हर एक का मीडियम अलग होता है जिसमें वो ग्रो करता है। तो एक डिश में इन्होंने वो मीडियम लिया, और इस मीडियम में इन्होंने ये जो कल्चर है थोड़ा सा लिया, और इसको इन्होंने ग्रो किया, ठीक है, इसको इन्होंने ग्रो किया, और धीरे, तो इस तरह से इनको ये पेंसिलियन उन्होंने खोज करी, ठीक है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं ये बाय चांस डिस्कवरी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, पेंसिलिन की। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं, कहाँ पे हम लोग ने ये छोड़ा था। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पर आएंगे। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं इसको। हाँ, antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection of animals. They are also used to control many plant diseases. अब ये जो एंटीबायोटिक्स हैं वो जो कभी कभी क्या करते हैं, जैसे कि लाइव स्टॉक हो या पोल्ट्री हो, उसको अगर हम फीड करा रहे हैं तो उनके खाने में हमें एंटीबायोटिक मिक्स कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, अगर कोई भी अगर माइक्रोबियल इन्फेक्शन होगा ना एनिमल में, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, उससे हम प्लांट डिजीज़ को भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट डिजीज़ को भी हम लोग, ये सब हम लोग ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। अब अगर हम बीमार पड़ गए और हमको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, तो हम लोग ऐसे नहीं किसी भी मेडिकल स्टोर में जाके एंटीबायोटिक ले लिए, या अगर हम बीमार पड़ गए तो मेडिकल स्टोर से जाके दवाई ले आए और उन्होंने खुद ही हमें एंटीबायोटिक दे दी। मोस्टली लोग यही करते हैं कि डॉक्टर के, कहीं कहीं पे डॉक्टर्स बहुत दूर होते हैं तो वो अवॉइड करते हैं डॉक्टर के पास जाने से, तो वो नियर बाय मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं, ठीक है। बट ऐसा करना हर समय सही नहीं होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक एक डॉक्टर ही बता सकता है सही एंटीबायोटिक क्या है, कि वाकई उसको इस बीमारी में एंटीबायोटिक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर बार एंटीबायोटिक नुकसान भी पहुंचाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर की ही एडवाइस से एंटीबायोटिक लेना चाहिए बीमारी में। ऑल्सो यू मस्ट कम्प्लीट द कोर्स ऑफ प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और एंटीबायोटिक अगर हम ले रहे हैं तो उसका एक कोर्स होता है, 3 डेज़ का या 4 डेज़ का या 5 डेज़ का, उतना ही लेना चाहिए। अगर डॉक्टर ने हमने 4 डेज़ का एंटीबायोटिक कोर्स प्रिस्क्राइब किया है, तो हम ये नहीं कि 1 डे तो ले लिया, नेक्स्ट डे ब्रेक कर दिए, 3rd डे फिर ले ली, सोचा अरे हम तो कल भूल गए थे, चलो आज ले लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर 4 डेज़ का कोर्स है तो हमें रेगुलरली 4 डेज़ लेना है।
अगर 2 डेज़ है तो हमें रेगुलरली 2 डेज़ लेना है। ये नहीं कि अगर 4 डेज़ का कोर्स है हमने 2 दिन में ही दवाई लेके ख़त्म कर दिया कि अरे अब तो ठीक हो गए, अब ज़रूरत नहीं है लेने की। नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जितना डेज़ का डॉक्टर ने दिया है आपको उतना ही वैसे ही आपको करना है। If you take antibiotic when not needed or in wrong doses, it make the drug लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। हाँ, तो ऐसा हमें क्यों नहीं करना चाहिए? हमें मतलब प्रॉपर तरीके से अगर हम नहीं लेंगे तो क्या होगा, इन फ्यूचर में अगर हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो हमारे अंदर इफ़ेक्टिव नहीं होगी। ठीक है। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेक अननेसेसरी मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। और अगर हम अननेसेसरी एंटीबायोटिक ले रहे हैं, अगर हमें छोटा मोटा बुखार है और उसमें अगर हमने एंटीबायोटिक ले लिया तो वो अननेसेसरी होगा। अगर हमें बहुत तेज़ फीवर हो रहा है और डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आपको ये एंटीबायोटिक लेना है तभी आपको लेना है, अदरवाइज़ आपको नहीं लेना होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से जो हमारे अंदर जो यूज़फुल बैक्टीरिया, यूज़फुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी किल हो जाएंगे। Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. अब जो एंटीबायोटिक्स है वो कोल्ड एंड फ्लू के केस में इफ़ेक्टिव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कोल्ड एंड फ्लू किसकी वजह से होता है? वायरसेस की वजह से होता है। तो हमारा एंटीबायोटिक इसमें काम नहीं करेगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट अब हम लोग नीचे आते हैं वैक्सीन। अब वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन आप लोग ने सुना होगा कि नियरली छोटे बच्चों को वैक्सीन दी जाती है। 10 ईयर्स तक जो है वैक्सीन दिया जाता है। पहले तो रेगुलरली दिया जाता है जब बच्चे पैदा होते हैं, धीरे धीरे उनका टाइम पीरियड बढ़ते जाता है। 3 मंथ्स, फिर 6 मंथ्स हो जाता है, फिर 1 ईयर्स, फिर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 6 ईयर्स, 10 ईयर्स, इस तरह से जो है मंथ्स एंड ईयर्स बढ़ते जाते हैं वैक्सीन के। तो क्यों दिया जाता है वैक्सीन? वैक्सीन होता क्या है? ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। वाई आर चिल्ड्रेन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीन? क्यों उन्हें दिया जाता है वैक्सीन? वाई? When a disease carrying microbes enter our body, the body produces antibodies to fight the invader. अब क्या होता है? When a disease carrying microbe enters into our body, ठीक है, अब जो है हमारे अंदर कोई डिजीज़ आ गया, हमारे अंदर कोई बाहर से डिजीज़ आ गया। ठीक है। अब क्या हुआ? तो अंदर वो हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कुछ प्रोड्यूस करेंगी और वो उस जो फॉरेन, हम एक तरह से फॉरेन एंट्री बोलेंगे उसको, जो फॉरेन एंट्री है, जो बाहर से जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए उसके साथ वो फाइट करेंगे और फिर क्या होगा? हमारे अंदर का जो एंटीबायोटीज़ है, ठीक, मतलब जो फाइट करेंगे और वो जो डिजीज़ है वो मर जाएगी। ठीक है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आई थिंक सो, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगी, फिर आपको ईजिली समझ में आएगा। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब if it enters again. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibiotics. प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़। ठीक है। तो अब क्या होता है, हमारी जब एंटीबायोटिक दिया जाता है बाहर, यानी कि अब हम अगर एग्जांपल दें, अब जैसे कि हमको स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन दिया गया। ठीक है। अब ये वैक्सीन क्या होता है? ये स्मॉल पॉक्स ही होता है। स्मॉल पॉक्स को एकदम बहुत ही उसकी लाइट डोज हमें दी जाती है। वो इतनी लाइट डोज होती है कि उससे हमें नुकसान नहीं पहुंचता है। तो हमें एकदम लाइट डोज जो है उस स्मॉल पॉक्स की या ट्यूबरक्लोसिस की, हेपेटाइटिस की, वो हमें एकदम लाइट डोज दिया जाता है। ठीक है। और फिर ये जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो ये एंटीबॉडीज़ बनाता है। ठीक है। और फिर वहाँ पे वो रह जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ये रेस्ट कर लेता है। ठीक है। रेस्टिंग स्टेट में होता है। अब इन फ्यूचर जब हमारे अंदर स्मॉल पॉक्स का तो एंटीबॉडीज़ बन गई है, अब वो रेस्टिंग स्टेज में हमारी बॉडी में। ठीक है। अब क्या होगा? इन फ्यूचर अगर हमारे अंदर स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन आ गया बाहर से, ठीक है, फिर वो हमारे बॉडी के अंदर गया, तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी वो स्मॉल पॉक्स की एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, तो वो एकदम से एक्टिव हो जाएंगी। वो एक्टिव होंगी और उस स्मॉल पॉक्स का जो मतलब जो डिज़ीज़ है ना, वो मतलब इन्फेक्शन है, उसके साथ वो फिर फाइट करेंगी और फिर उसको ख़त्म कर देंगी।
डिजीज़ को, स्मॉल पॉक्स के डिजीज़ को ख़त्म कर देंगी। ठीक है, वैसे ही ट्यूबरक्लोसिस के भी कंडीशन में होता है कि कहीं से भी हमारे बॉडी बाहर, हमको बचपन में हमें टीबी का इंजेक्शन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि हमारे बॉडी में टीबी का एंटीबॉडीज़ बना हुआ है और वो रेस्टिंग स्टेट में है। और जब बाहर से हमें टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन आता है तो हमारी वो जो एंटीबॉडीज़ एक्टिव हो जाती हैं, वो उसके साथ फाइट करती हैं। जब वो फाइट करती हैं तो उस जो टीबी का जो इन्फेक्शन है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो ख़त्म हो जाता है और हम बच जाते हैं, हमको वो इन्फेक्शन नहीं होता है। बहुत केस में हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, तो जिस वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, ये इसलिए जो है डॉक्टर्स बच्चों को ये सारी चीज़ें वैक्सीन के तौर पे देते हैं ताकि इन फ्यूचर ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सब जो है हमको नहीं हो। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। द antibodies remain in the body, and when we are protected from the disease causing microbes forever। ठीक है, अब जैसे पोलियो है, पोलियो की भी वैक्सीन हमें दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि कहीं से अगर हमारे पास पोलियो का इन्फेक्शन है, पोलियो वैक्सीन मीन्स हमको स्मॉल अमाउंट में पोलियो का दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ उसकी बनती रहे, और अगर बाहर से कोई इन्फेक्शन आता है पोलियो का तो क्या होगा, हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनी है वो उससे फाइट करेंगी और फिर इन्फेक्शन को वो ख़त्म कर देंगी। तो फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोज फॉर एवर के लिए वो ख़त्म कर देते हैं। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ठीक है, तो ये सारी डिजीज़ेस भी वैक्सीनेशन के ज़रिए प्रोटेक्ट की जाती हैं। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट देखेंगे जिसको आपको ये सब याद करना है। ये सारे जो साइंटिस्ट हैं इनके नेम। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। तो जो एडवर्ड जेनर है, इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया था 1798 में। गॉट इट? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। In your childhood, when you must have been given injections to protect yourself against several diseases। ये मैंने भी बताया था, बचपन में क्या होता है, सारे बच्चों को बहुत सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं। आप भी अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि जब आप छोटे थे तो आपको किन किन चीज़ों के इंजेक्शन दिए गए थे, यानी कि किन किन चीज़ों की आपकी वैक्सीनेशन हुई थी। ठीक है, कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेज, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। देखिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया, इसमें लिखा हुआ कि आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से पूछ सकते हैं आपको किन किन चीज़ों की, किन किन डिजीज़ेस की आपको वैक्सीनेशन आपकी हुई थी। आप उसका एक लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट दिस डिजीजेज। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स। और जो नेसेसरी वैक्सीन्स होती हैं वो आपके नियर बाय हॉस्पिटल्स में पाई जाती हैं, मिल जाएंगी। You might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. Polio drops given to the children are actually a vaccine। ठीक है, अब आप लोग, अभी तो नहीं आता लेकिन पहले बहुत आता था पोलियो का टीवी में, और आप कहीं सुन रहे हों या फिर बाहर जो है लाउड स्पीकर में बोला जाता था, बैनर्स लगाए जाते थे पोलियो वैक्सीन के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए होती हैं ताकि उनको पोलियो से बचाया जा सके। तो उसमें क्या होता है कि 2 बूंद ज़िंदगी की, ये एक स्लोगन है पोलियो का। ठीक है, तो ये दिया जाता था, 2 ड्रॉप्स डाला जाता था। आप लोग को भी ज़रूर मिला, आप अपने मम्मी पापा से पूछिए कि क्या आप लोग को भी पोलियो ड्रॉप्स मिली हैं, और बिल्कुल आप लोग को मिली होंगी कि सारे बच्चों को दी जाती हैं ये पोलियो ड्रॉप्स। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world। तो ये जो पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है, इनका जो कैंपेन होता है, जिस वजह से क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स, पहले ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन हुआ करती थी लेकिन अब बहुत ही कम सुनने को आती हैं। क्यों? क्योंकि अब लोग अवेयर हो गए हैं इन सारी चीज़ों के लिए, और वो प्रॉपर टाइम में वैक्सीनेशन अपने बच्चों का करवाने लगे हैं। तो अब ये सारी डिजीज़ेज़ पूरी तरह से इरेडिकेट हो चुकी हैं। These days, vaccines are made on large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases। अब क्या होने लगा है, जो वैक्सीन्स हैं वो बहुत ही लार्ज स्केल से बनने लगी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और इससे क्या क्या होने लगा है, क्यों बनने लगी? क्योंकि ये ह्यूमंस को और एनिमल्स को बहुत सारी डिजीज़ेज से बचाती हैं। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया मेडिसिन में रोल कर है इसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। अब हम लोग पढ़ेंगे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सॉइल में क्या इसका रोल है। ठीक है, सॉइल में अब इसका क्या रोल है।
तो इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ाता है। ये सिर्फ ब्रेड में, केक में, अल्कोहल में या मेडिसिन में ही नहीं, बल्कि ये सॉइल फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है। तो सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, These microbes are commonly called biological nitrogen fixers। अब ऐसे माइक्रोब्स को जो कि नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ब्रेक करते हैं और उसको एकदम मतलब ब्रेक करके उसको जो है ये सॉइल में फिक्स करते हैं, तो ऐसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। अब इसमें हम पिक्चर देख सकते हैं, ये द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये है हमारी द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे हम पिक्चर्स में ये हम देख सकते हैं। ठीक है, ये दीज आर नाइट्रोजन फिक्सर्स। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब ये एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करते हैं, नाउ लेट अस सी। Bhojo and Paheli has observed the school gardener making manure। अब भोजो और पहेली ने क्या ऑब्जर्व किया अपने स्कूल में, कि उनका जो स्कूल गार्डनर है यानी कि माली जो है वो मैन्योर यानी कि खाद बना रहा है। Along with their friends, they collected wastes of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. Bhojo and Paheli wanted to know how this had happened। तो उन्होंने गार्डनर को क्या देखा, मैन्योर बनाते हुए, तो उन लोग ने सोचा कि चलो हम लोग भी मैन्योर बनाएंगे। तो भोजो और पहली और उनके फ्रेंड्स ने क्या किया, अपने घर में या आसपास की एरिया से उन्होंने प्लांट के वेस्ट को इकट्ठे किया। प्लांट वेस्ट यानी कि जो पत्ते या ये सब गिर जाते हैं प्लांट से, वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स हो गए, वो सारी चीज़ों को इन्होंने इकट्ठे किया और एक जगह पे इन्होंने एक पिट खोदा यानी कि गड्ढा खोदा और उसमें ये सारी चीज़ें उन्होंने डाल दिया और फिर उसको भर दिया। और कुछ समय के बाद क्या देखा कि वो जो है उन्होंने जो वेस्ट उस पिट में डाला था वो सब मैन्योर में कन्वर्ट हो गए। तो कैसे कन्वर्ट हुए, ड्यू टू द बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसमें क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने एक्ट किया और जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने उस वेस्ट प्रोडक्ट को मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कैसे। तो टेक 2 pots एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। अब बोला 2 pots लीजिए आप और उस 2 pots को आधा आप सॉइल से भर दीजिए। मार्क दैम ए एंड बी, और उस दोनों पॉट को आप मार्क करिए ए एंड बी से। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए। अब ए पॉट में आपने क्या रखा, प्लांट वेस्ट रखा एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी। अब आपने क्या किया, 2 pots लिया, उस 2 pots में हाफ हाफ आपने सॉइल भरी। एक पॉट में आपने प्लांट वेस्ट रख दिया, उसमें मार्क ए किया। सेकंड पॉट में आपने क्या रखा, पॉलीथीन बैग रखी सेकंड पॉट में। ठीक है, सेकंड पॉट में आपने पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज वगैरह डाल के आपने सेकंड पॉट में रखा और दोनों पॉट को आप कुछ दिन के लिए यानी कि 3-4 वीक्स के लिए आप एक तरफ छोड़ दीजिए। अब आफ्टर 3-4 वीक्स आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो लेट अस सी आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। Do you find any differences in the contents of the 2 pots? If so, what is the difference? अब बोला है कि आफ्टर 3-4 वीक्स के बाद आप उन दोनों पॉट में कुछ डिफरेंस देखेंगे। अगर कोई डिफरेंस दिखेगा तो वो क्या होगा डिफरेंस, यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड। अब पॉट ए में देखेंगे कि जो प्लांट वेस्ट था वो क्या हो गया, डिकम्पोज्ड हो गया। हाउ डिड दिस हैपन, और ये कैसे हुआ। The plant waste has been converted into manure by the action of microbes। तो वो microbes के action से जो plant waste है वो manure में convert हो गया। ठीक है, The nutrients released in the process can be used
बाय द प्लांट्स अगेन। अब वो जो मैन्योर बन गया, अब उसको हम वापस प्लांट में हम डाल सकते हैं, क्योंकि अब वो बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट बन गया है जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, तो हम उसको वापस उसमें डाल देंगे। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी glasses, bottle and broken toys parts did not undergo any such change। अब बोला है कि आपने देखा कि जो आपका पॉलीथीन बैग्स जिसमें रखा था पॉट बी में, आपने क्या क्या रखा था? पॉलीथीन बैग रखा, एम्प्टी ग्लास रखा, ब्रोकन बॉटल, टॉयज, ये सब रखा, तो उसमें आपको कोई चेंज ही नहीं दिखाई दिया। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। अब उसमें क्या हुआ? माइक्रोब्स एक्ट नहीं करे और वो पॉट की जो सॉइल है वो मैन्योर में कन्वर्ट नहीं हुई। ठीक है। You often see the large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground। अब क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि डेड ऑर्गेनिक मैटर्स इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स, तो कभी कभी प्लांट्स वगैरह के जो वेस्ट होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर ये सब होता है, या डेड एनिमल्स होते हैं, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं ज़मीन में, उन्हें कोई उठाता नहीं है, वो एज इट इज़ पड़े रहते हैं और कुछ समय बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं? यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। और कुछ समय के बाद वो गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये डिसअपियर का मतलब है कैसे होते हैं? यहाँ पे कोई आके जादू वादू नहीं करता, कोई मैजिक वैजिक नहीं करता, वो कैसे होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण डिसअपियर होते हैं। ठीक है। तो दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करता है? ये जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। These substances are again used by other plants and animals, जो कि दोबारा ये plants and animals इसको यूज़ कर सकते हैं। Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment। तो इसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो डेड एंड डिकेड हार्मफुल और जो स्मेली सब्सटेंस होते हैं उसको क्या करते हैं? वो डिग्रेड कर देते हैं, उसे डिकम्पोज कर देते हैं, और जिस वजह से हमारी एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। तो गाइस, आज ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये टॉपिक मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। सो गाइस, thanks for watching my video, and if you are the new viewer, so please don't forget to subscribe my channel। और अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।